हेलो दोस्तों, अनस्टॉपेबल्स हिंदी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सिनेमा किसी भी समाज का आईना होता है। ये बात हम लंबे समय से सुनते चले आ रहे हैं और सिनेमा के साथ साथ जो इससे जुड़ी हुई आर्थिक गतिविधियां हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि समाज का आईना दिखाने के लिए उसकी प्रस्तुति करना, उसका प्रदर्शन करना और उसका निर्माण करना अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के संचालन के लिए हमने एक कानून का निर्माण किया था, लेकिन वो कानून काफ़ी पुराना हो गया है। 1952 का एक कानून है जो सिनेमा, इसके संचालन, इसके प्रचार, इसके प्रदर्शन और इससे जुड़ी हुई अन्य जो तरीके हो सकते हैं उसके बारे में जानकारी देता है और उसकी अनुमतियां प्रदान करता है। तो हाल ही में इससे जुड़े हुए एक संशोधन विधेयक को मंजूरी दी गई है राज्यसभा से। आज के इस डिस्कशन में हम समझेंगे वो कौन सा विधेयक है, उससे जुड़े हुए कौन कौन से जरूरी प्रावधान हैं जो हमें जानने चाहिए और कौन सी बातें ऐसी हैं जो परीक्षा के लिए उपयोगी हो सकती हैं, खास तौर से प्रारंभिक परीक्षा के लिए या फिर मेंस परीक्षा के लिए। आज का हमारा टॉपिक है सिनेमैटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023 राज्यसभा में पारित। अब देखना होगा कि आगे चल कर के इस पर किस तरह से दूसरी प्रतिक्रियाएं आएंगी और कब यह जाकर के एक कानून का रूप लेगा। अब तक हमारे पास जो कानून मौजूद था वो 1952 का कानून था, जो वर्तमान समय में मौजूद अन्य कानूनों के साथ उतना प्रासंगिक नहीं दिखाई देता। अन्य कानून कौन से हो सकते हैं? जैसे आईटी एक्ट और कॉपीराइट एक्ट। ठीक है, आज के इस डिस्कशन में हमारे पास बहुत सारी बातें हैं, बहुत सी जरूरी बातें हैं जो हमें जाननी है। पहला तो यही है कि राज्यसभा ने सिनेमैटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023 को पारित कर दिया है 27 जुलाई का। ये जो पारित किया जाना है ये खबर है। तो यह विधेयक सिनेमैटोग्राफ अधिनियम 1952 में संशोधन के प्रावधान करता है और इस विधेयक को लाए जाने का जो मूल मकसद है वो है फिल्मों की अनधिकृत रिकॉर्डिंग और प्रदर्शन को रोकना। मतलब आप लोगों ने ये बात अक्सर देखी होगी कि भारत में खास तौर पर जब भी कोई नई मूवी रिलीज होती है तो उसके कुछ दिनों बाद, 4 दिन 5 दिन बाद या अक्सर उसी दिन उससे जुड़ी हुई जो पायरेटेड प्रतियां हैं वो इंटरनेट पर घूमने लगती हैं। टेलीग्राम से जुड़े हुए कई सारे लिंक्स पर आपको मिल जाती है या फिर कई सारी ऐसी वेबसाइट्स होती है जहां पर आपको उसके डाउनलोड के लिंक मिल जाते हैं। क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है कि ये जो प्रतिलिपियां आपको वहां मिलती हैं या मूवी डाउनलोड करने का ऑप्शन आपको मिल जाता है, भले ही क्वालिटी बहुत अच्छी ना हो लेकिन फिर भी अगर कोई व्यक्ति देखना चाहे तो देख सकता है। देखने वालों को वहां पर लाभ है, उन्हें लगता है कि हाँ ठीक है, आसानी से ये चीज़ें हमारे पास उपलब्ध हो गई हैं, थिएटर तक जाना नहीं पड़ेगा, नई मूवी तुरंत पता चल गई, दोस्तों के साथ गॉसिप में आप भी शामिल हो गए। लेकिन इससे जुड़ा हुआ जो नुकसान है वो काफ़ी ज़्यादा आर्थिक है। इसके अलावा जो मेकर्स है उनको भी काफ़ी ज़्यादा डीमोटिवेट करता है। वैश्विक स्तर पर अगर आप देखें तो कॉपीराइट से जुड़े हुए जो कानून है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से जुड़े हुए जो कानून है वो बहुत मजबूत है, लेकिन भारत में अक्सर उन कानूनों को धता बताते हुए इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। ये जो नया अधिनियम या हम कहें नया बिल लाया गया है, जो अधिनियम बनेगा, वो इस तरह की बातों को एड्रेस करता है, इससे जुड़े हुए जुर्मानों की बात करता है और सजा तय करता है ऐसे लोगों पर जो पायरेसी से जुड़े हुए हैं या इस तरह की गतिविधियों में शामिल हैं या इंटरनेट के माध्यम से जो पायरेसी है उस पर अंकुश लगाने का प्रयास करता है। साथ ही साथ जो फिल्मों का प्रमाणन है, जो प्रमाणित की जाती हैं आयु वर्ग के हिसाब से, उसमें भी कुछ परिवर्तन लाए जाने की बातें इसमें शामिल हैं। एक एक करके देखेंगे। तो सिनेमैटोग्राफ अधिनियम 1952 जो हमारे पास है उसकी मूल बातें क्या है? मूल बात है कि वो फिल्मों को प्रमाण पत्र इसके अंतर्गत दिया जाता है। दूसरा, फिल्मों की प्रदर्शनियों का यानी फिल्मों का जो प्रदर्शन है उसको रेगुलेट करता है। और तीसरा कि फिल्मों के प्रमाणन बोर्ड के गठन की भी बात करता है। यानी कि बोर्ड की जो चर्चा है वो आपने पहले सुनी होगी कि फिल्मों के प्रमाणन के लिए या फिल्मों को प्रमाणित करने के लिए एक बोर्ड का गठन किया जाता है जिसको हम कहते हैं केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड। ये क्या है? एक तरह का वैधानिक निकाय है और अर्ध न्यायिक निकाय है। इस बात को याद रखिएगा, ये सवाल पूछा जा सकता है। वैधानिक का मतलब क्या हुआ? कानून के तहत बनाया हुआ यानी इसको किसी विधान से अपनी शक्ति मिलती है। अगर यही संवैधानिक होता तो इसका मतलब होता कि इसको संविधान से अपनी
शक्तियां मिलती, लेकिन ये वैधानिक है अर्थात किसी कानून के तहत इसका गठन है, और अर्ध न्यायिक है यानी कि आदेश एक तरह से दे सकता है जो काशी जुडिशरी बॉडी होती है उनके बारे में। तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का यहाँ पर रोल है जिसके तहत ये काम करता है, जिसके साथ जुड़ करके करता है। तो बोर्ड के पास किसी फिल्म को प्रमाणित करने या प्रमाणित करने से रोकने की शक्ति है, यानी जब ये कह देंगे कि प्रमाणित करने लायक मूवी नहीं है या उसमें किसी तरह के कट लगाने चाहिए, कुछ ऐसी बातें हैं जो किसी समाज के वर्ग को प्रभावित कर सकती हैं, ऐसे कई सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ये फिल्मों का प्रमाणन रोक सकते हैं या प्रमाणीकरण को बाद की तिथि में संशोधित भी कर सकते हैं, और आवेदकों को सुनवाई का अवसर भी मिल जाता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं CBFC यानी सेंट्रल बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन। इसमें एक अध्यक्ष है और कम से कम 12 सदस्य हैं, और अगर अधिकतम देखेंगे तो 25 सदस्यों तक की संख्या जा सकती है, जिनकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है और 3 वर्ष से अधिक कार्यकाल नहीं होता। इसमें अलग अलग क्षेत्रों से लोगों को शामिल किया जा सकता है, जो कला वर्ग से, विज्ञान वर्ग से, सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हो सकते हैं। ठीक है, तो ये इसकी संरचना हुई। अब अधिनियम के अनुसार अगर हम देखें तो फिल्म को प्रमाणित नहीं किया जाएगा अगर इसका कोई भी भाग, मतलब अगर एक प्रश्न ये पूछ लिया जाए कि ऐसी कौन कौन सी स्थितियां बन सकती हैं जहां पर किसी फिल्म के प्रमाणीकरण को रोका जा सकता है, तो आपके पास ये पॉइंट्स होंगे लिखने के लिए। जैसे पहला, भारत की संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ अगर कोई बात की गई हो, यानी कोई फिल्म ऐसी बनी हो जो लोगों के बीच में इस तरह का भाव पैदा करे जो देश को एकीकृत करने वाले विचारों को तोड़े, जिस तरह से हम देश के सभी क्षेत्रों को आपस में जोड़ करके रखते हैं। मान लीजिए कोई फिल्म ऐसी बन जाए जहां पर इस भाव को प्रबलता से दिखाया जाए कि जम्मू कश्मीर को भारत से अलग हो जाना चाहिए, या मणिपुर या नागालैंड या किसी भी राज्य को भारत से अलग हो जाना चाहिए, तो ऐसी फिल्मों की अनुमति नहीं दी जाएगी जो कि देश के लिए संप्रभुता को या अखंडता को बाधित करें। अगला क्या है, राज्य की सुरक्षा के खिलाफ कोई चीज दिखाती हो, कुछ उसमें ऐसे इंटेलिजेंस दिखा दिए गए हो जो शायद बाहर नहीं आने चाहिए। ठीक है, अगला क्या है, विदेशी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के विरुद्ध हो। मान लीजिए भारत के किसी देश के साथ बहुत अच्छे संबंध है, लेकिन फिल्मांकन इस तरह से किया गया है कि वहां पर यह दिखाता है उस देश की वजह से भारत के साथ कुछ बहुत गलत हो गया। मतलब आप पाकिस्तान या चीन की तुलना नहीं करेंगे क्योंकि हमारे संबंध भी बहुत अच्छे नहीं हैं, और भारत और पाकिस्तान के बीच में लगभग ये चीज़ें आपको दिखती हैं कि भारत में जब भी कोई फिल्म बनती है सामान्यतः उसमें पाकिस्तान के साथ दुश्मनी, रॉ एजेंट, ISI की बात, ऐसी चीज़ें बहुत सारी दिखाई जाती हैं, लेकिन उससे मैत्रीपूर्ण संबंध नहीं है जो हमारे बिगड़ रहे हैं। लेकिन अगर किसी ऐसे देश के साथ ऐसे संबंधों को इस तरह से दिखाया जाए जहां पर यह पता चले कि उस देश ने कभी बहुत बुरा किया था जबकि उसने ऐसा ना किया हो, तो यहाँ पर ये बात लागू होगी। अगला क्या है, सार्वजनिक व्यवस्था के विरुद्ध हो, कोई ऐसी फिल्म जो पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करे, बहुत ज़्यादा वायोलेशन हो उसमें इस तरह के ऑर्डर का, या फिर बहुत ज़्यादा वायलेंट हो। शालीनता के विरुद्ध हो, इसमें मानहानि या न्यायालय की अवमानना अगर की जाती हो, मान लीजिए न्यायालय का चित्रण उसमें इस तरह से किया गया है कि न्यायालय के कार्य अपने आप में बेहतर नहीं है, या किसी भी और तरह से ऐसी बात स्थापित होती है जो न्यायालय की अवमानना की श्रेणी में आ जाएगी, तो वो फिल्मों का प्रमाणन यहाँ पर नहीं किया जाएगा। सिंपल सी बात है, जब प्रमाणित ही नहीं होंगी तो किसी भी थिएटर पर या टेलीविज़न के अंतर्गत वो आपको देखने को नहीं मिलेंगी और वहीं के वहीं वो फिल्में रोक दी जाएंगी। अगला इसमें जुड़ा हुआ जो महत्वपूर्ण प्रावधान है वो कहता है पायरेसी रोकने को। पायरेसी पर हमें अंकुश लगाना है। अगर एक आंकड़ा देखें तो मंत्रालय से सूचना मिलती है कि लगभग हर साल 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है जो फिल्म उद्योग है उसको पायरेसी की वजह से। तो पायरेसी रोका जाना अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो जो नई धाराएं हैं वो फिल्मों की अनधिकृत रिकॉर्डिंग पर रोक लगाती है, उनके प्रदर्शन पर रोक लगाती है, धारा 6AA और धारा 6AB। ठीक है, और पायरेसी को यहाँ पर एक दंडित जो है अपराध के रूप में घोषित किया गया है, और इसमें अधिकतम 3 साल तक की जेल की सजा हो सकती है, और जितना फिल्म के निर्माण में राशि लगी हो उसका 5% तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। मान लीजिए कोई फिल्म अगर 100 करोड़ रुपए में बनी है तो इस तरह से किसी व्यक्ति पर 5 करोड़ का जुर्माना लगाया जा सकता है पायरेसी की स्थितियों में या पायरेसी की बात साबित होने पर। इसमें कुछ अतिरिक्त प्रमाण पत्र की श्रेणियां भी जोड़ी गई हैं, जैसे वयस्कों के पर्यवेक्षण की, जिसमें आवश्यकता होती है ऐसी फिल्मों के लिए 3 आयु रेटिंग को भी
बढ़ाया गया है UA7+, UA13+ और UA16+। इसका मतलब क्या होता है, इसमें कुछ कैटेगरीज है, जैसे यू कैटेगरी। यू कैटेगरी का मतलब होता है ये अनरिस्ट्रिक्टेड है फॉर पब्लिक एग्जीबिशन, यानी इसको दिखाया जा सकता है, ये कोई भी देख सकता है। एक कैटेगरी है ए यानी एडल्ट, रिस्ट्रिक्टेड टू एडल्ट्स, यानी 18+ एज वाले ही इसको देख सकते हैं। इसमें एक और कैटेगरी 1980 के बाद शामिल की गई थी, यूए। ठीक, यूए कैटेगरी का मतलब है अगर इस श्रेणी में कोई फिल्मों को देख रहा है, ये अभी तक की कैटेगरी है जो मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी अब ये नई शामिल की गई है। इसका मतलब था कि 12 वर्ष से कम उम्र का कोई व्यक्ति है तो अपने माता पिता के साथ इस फिल्म को देख सकता है। इसमें एक कैटेगरी और है एस, यानी स्पेशल क्लासेस के लिए बनाई गई फिल्म। इसको केवल वैज्ञानिक या डॉक्टर या साइंटिस्ट ऐसे लोग ही देख सकते हैं, साइंटिस्ट और वैज्ञानिक एक ही बात है। तो ये कुछ खास लोगों के लिए है, कोई इंजीनियर के लिए हो सकती है, चिकित्सक के लिए हो सकती है, ठीक है, या किसी अन्य विशेष रूप से बनाई गई कोई डॉक्यूमेंट्री, कोई फिल्म, ठीक है, जो खास वर्ग के लिए हो, ये है। इसमें एक कैटेगरी और होती आर रेटेड मूवीज की। ये ऐसी मूवीज है जिसमें चीज़ों को बहुत वायलेंट तरीके से दिखाया जा सकता है, न्यूडिटी दिखाई जा सकती है, एग्रेशन दिखाया जा सकता है। तो इस तरह की मूवीज़ को ये बात निर्धारित करना होगा, लोग देखने से पहले तय कर लेते हैं कि बच्चों को उस मूवी को देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, और आमतौर पर एडल्ट्स के लिए ये फिल्में होती हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों को देखें तो अभी तक जैसे ये था कि प्रमाणन टीवी के स्तर पर, टीवी पर फिल्मों को दिखाने के लिए या सिनेमा घरों में दिखाने के लिए अलग तरह से किया जाता था। अब क्या है कि किसी फिल्म को अगर उसकी श्रेणी ए है एडल्ट के लिए या स्पेशल है स्पेशल क्लासेस के लिए, तो उसको यूए में परिवर्तित करने की अनुमति अब दी जा सकती है, ठीक है। और प्रमाण पत्र इससे जुड़ा हुआ जो मिलेगा वो हमेशा ही वैलिड रहेगा। पहले ऐसे प्रमाण पत्र लगभग 10 वर्षों के लिए मान्य रहते थे। मतलब कि अब आप कहेंगे ए को कैसे ए है या ऐसे यूए में कैसे कर सकते हैं, वाली उसके कुछ ऐसे सीन हैं जिनको हटा दिया जाए जो इस तरह की बात करते हो, या वहाँ पर एडल्ट से जुड़े हुए कुछ खास सीन हो तो उनको हटा करके यूए में परिवर्तित किया जा सकता है। तो ऐसे चेंजेस भी इसमें किए गए हैं। एक निर्णय है जिसको आप कोट कर सकते हैं किसी उत्तर को लिखने में, उच्चतम न्यायालय के निर्णय रहा है भारत संघ बनाम KM शंकरप्पा 2001 का मामला है जिससे जुड़ता है। तो इसमें क्या कहा गया है, अब नए विधेयक के अनुसार केंद्र सरकार की कोई भी पुनरीक्षण की शक्तियां नहीं होंगी, यानी जो प्रमाणन बोर्ड ने एक बार कह दिया है तो फिर वही आगे चलता रहेगा। इस वाद के बारे में हम विस्तार से किसी और सेशन में चर्चा करेंगे जिसमें इसको भी बताएंगे और इससे जुड़े हुए अन्य जो बहुत सारे पहलू हैं उस पर भी बात होगी विस्तार से। अगर आप उसको देखना चाहते हैं, इससे जुड़ा हुआ कोई वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन पर आप लिख सकते हैं। चलिए, इससे जुड़ा हुआ एक और जो प्रावधान है वो है कॉपीराइट एक्ट से जुड़ा हुआ। कॉपीराइट एक्ट 1957 के कुछ ऐसे प्रावधान है जिसके तहत ये छूट देता है, यानी कि अगर मान लीजिए हमने शुरू में देखा पायरेसी को यहाँ पर अपराध बनाया गया है, लेकिन कुछ ऐसी आवश्यकताएं हो सकती हैं जहां पर बात करते समय उन फिल्म का रेफरेंस आना चाहिए, तो क्या वहां पर भी उसको पायरेसी मान लिया जाएगा या कॉपीराइट का उल्लंघन मान लिया जाएगा? तो कुछ छूट है, जैसे निजी या व्यक्तिगत उपयोग के लिए आप उसका प्रयोग कर सकते हैं फिल्मों का, या समसामयिक मामलों की अगर कोई रिपोर्टिंग करना चाहता है उस पर बात हो सकती है, या फिल्मों की समीक्षा आप देखते हैं, कोई क्रिटिक है फिल्म के बारे में कोई जानकारी दे रहा है या उसके किसी कार्य की आलोचना की जा रही है, तो यहाँ पर फिल्म के कुछ शॉट दिखाने से छूट मिल सकती है, उस फिल्म पर बात करने से छूट मिल सकती है। तो महत्वपूर्ण बात यह होगी कि अब क्या किया जाना चाहिए। तो पहला ये कि पायरेसी के खतरे को रोकने के लिए ये विधेयक बहुत महत्वपूर्ण है, और खासतौर से ऐसे समय में जब जो निर्माता हैं उन्होंने वास्तव में जब पैसा खर्च किया है उस फिल्म को बनाने में, तो उन्हें उसकी वास्तविक जो प्राप्ति है जिसके वे हकदार हैं वो मिलना चाहिए। कई बार ऐसे केसेस भी आए हैं जहां पर किसी निर्माता की मूवी थिएटर्स में जाने से पहले ही लीक हो गई या फिर उसको पायरेसी के तहत इंटरनेट प्लेटफॉर्म पर भेज दिया गया, इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ लोगों को। ठीक है, अगला क्या है, कई जो कार्यकारी आदेश हैं, उच्चतम न्यायालय के निर्णय हैं, उनके साथ अब इस कानून का सामंजस्य भी हो सकेगा। चूंकि पुराना कानून था तो इतना ज़्यादा कनेक्ट नहीं हो पाता था। अब जो नियम ऐसे थे कि सामंजस्य नहीं बैठा पा रहे थे उनको हटाया जाएगा, और CBFC को अधिक स्वायत्तता दे दी गई है जहां पर सरकार का दखल बहुत ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो ये इस कानून से जुड़े हुए विशेष प्रावधान है। अब एक प्रश्न देखिए जो 2014 में पूछा गया है,
वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की अवधारणा के बारे में आप क्या समझते हैं? क्या यह नफरत फैलाने वाले भाषण को भी कवर करता है? भारत में फिल्में अभिव्यक्ति के अन्य रूपों से कुछ अलग धरातल पर क्यों हैं? चर्चा कीजिए। तो ऐसा प्रश्न पूछा जा चुका है, इसमें आपको बताना है, अपने विचार बताने हैं, कुछ उदाहरण बताने हैं, वर्तमान समय में किए जा रहे जो बदलाव है उनके बारे में भी चर्चा कर सकते हैं। चूंकि ये उस समय का प्रश्न है, अब बदलाव आ चुके हैं, कोई नया प्रश्न आपसे फ्रेम किया जा सकता है कि नया जो अधिनियम है या जो नया बिल है उसमें इस तरह के बदलाव क्यों किए गए हैं, नई श्रेणियों की क्या आवश्यकता थी, पुरानी श्रेणियां किस तरह से वर्गीकृत की गई हैं। तो ऐसे कई सारी बातें आपको समझनी चाहिए। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रीलिम्स के लिए सवाल है। पहला, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड एक वैधानिक निकाय है जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय को रिपोर्ट करता है। दूसरा, CBFC के सभी सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। और तीसरा, 1952 के सिनेमेटोग्राफ अधिनियम के अनुसार किसी भी फिल्म को डिसेंसी यानी मर्यादा के विरुद्ध किसी भी घटक के रूप में प्रमाणित नहीं किया जाएगा। तो आपको बताना है कितने कथन सही है या सही है, केवल एक, केवल दो, केवल तीन या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कमेंट सेक्शन में आपको इस कठिन से दिखने वाले सवाल का जवाब देना है। आपसे मिलेंगे अगले सेशन पर किसी अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक इस चैनल को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक आप तक पहुंचते रहें। तो पढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिए। शुक्रिया।